अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में जो हलचल का माहौल है वो बरकरार है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो जारहाना मिजाज अपनाए हुए हैं। दूसरी जानिब लंदन में अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए और उनकी मुलाकात वहाँ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से हुई। और इस मुलाकात में अहम नुक्ता यही देखा जा रहा था कि हुकूमत के पास क्या प्लान है कि वो अगले साल तक इलेक्शन को मुलतवी करवा कर रखे और जो भी रिफॉर्म्स वो करना चाह रही है इसको प्रोलॉन्ग करे ताकि पीटीआई का जो मुतालबा है वो पूरा ना हो सके। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो वो जितने भी जलसे कर रहे हैं उसमें एक ही बात वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम जो है वो सड़कों पर आएंगे और एहतजाज भी करेंगे और जल्द अज जल्द इलेक्शन के अलावा मुल्क की जो तमाम मसाइल हैं, तमाम जो मुल्क में इस वक्त मुआशी हालात ख़राब हो चुके हैं, उसका और कोई हल नहीं है इलेक्शन के अलावा। तो अक्टूबर की बात वो कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि अक्टूबर में सड़कों पे आने का फ़ैसला किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कॉल दूंगा तो आवाम मेरी कॉल पर सड़कों पर आए। ये बात जो है खान साहब की तरफ से सामने आई। दूसरी जानिब अगर आज की डेवलपमेंट्स की बात कर लें तो नायब सदर नून लीग मरीम नवाज़ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू की गई थी। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि जलसों में तो इमरान खान साहब ललकारते ही हैं लेकिन बाद में वो माफ़ियाँ भी मांगते हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरी पसंद का आर्मी चीफ़ लगाया जाए, लेकिन उनसे ये सवाल कोई नहीं कर रहा कि आपके पास क्या इख्तियार है ये मुतालबा करने का। और साथ साथ ये भी कहा मरीम नवाज़ साहिबा ने कि अपनी चोरियों को इमरान खान साहब छुपाने के लिए ये तमाम तर बयानात दे रहे हैं। उनकी गुफ्तगू क्या रही आज, ये ज़रा सुनिए आप। कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट हैं, उस अजाब से, उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुजरना पसंद नहीं करती कि आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते? कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही है तो सबूत ले आओ सामने। लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए। मैं जमहूरियत की हामी हूँ। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, मरीम नवाज़ साहिबा ने यही कहा कि राना सनाउल्लाह साहब के घर से ही पीटीआई का इनकलाब आगे नहीं बढ़ सका तो और कहाँ जाएगा। तो इसी पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नून लीग के रहनुमा सदीकुल फ़ारूक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीकुल फ़ारूक साहब, आपसे आगाज़ करेंगे कि जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा ने भी आज गुफ्तगू की नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतल्लिक भी, और साथ साथ ये भी कहा कि ये जो सारा मामला इमरान खान साहब ने जलसों में जो तकारीर की हैं इससे मुतल्लिक है, तो खान साहब का बड़ा जारहाना मिजाज सारी कौम भी देख रही है, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन मरीम साहिबा फरमा रही हैं कि वो माफ़ियाँ भी मांगते हैं बाद में, तो किसी को नज़र नहीं आया ये कि खान साहब अब तक बैकफुट पे गए हैं। आपको कैसे नज़र आ गया ये पिछले सफीर जो ज़ियाउल हक के साथ बहुत हो गए थे, उनकी अहलिया आई और उनसे मिली। उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन की बात भी की और बहुत सी बातें की, मुज़ाकरात की बात भी की। फिर ये कहा मैं अमेरिका के साथ तो दोस्ती चाहता हूँ, मैं तो उसके खिलाफ नहीं जा रहा। फिर वो कभी तोला कभी माशा तो होते ही हैं, और इसमें तो फिर माशा हो गए थे जब मिसेज राफील जो है वो उनसे मिली थी। इसके अलावा भी वो बहुत से मौके पे, हम मिसाल के तौर पे जब वो ये कहते हैं कि एजेंसियों को क्या कि मैं बजट पास करवाता था और बिल पास करवाता था, तो ये क्या है? ये वही है ना कि एक पेज पे है और फलां है, और फिर वो आदमी जो करप्शन और चोर करता है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई, कोरोना के लिए जो गैर मुल्की इमदाद आई 1 बिलियन डॉलर्स, ये को पाकिस्तान के 300 रुपए बनते हैं, और उसमें 40 अरब की करप्शन सामने आई। वो रिपोर्ट इमरान खान ने छुपा दी। फिर IMF के दबाव पे वो रिपोर्ट सामने आई, तो इमरान खान की ये देख लें। फिर इमरान खान साहब करप्शन की बात करते हैं। KPK में उनकी हुकूमत को 9 साल हो गए हैं और उन्होंने आते ही कहा था कि 90 दिन में सारे बड़े मगरमच्छ पकड़ लूंगा, और वहां एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम कायम किया। और जब वो एक लेफ्टिनेंट जनरल उसके चेयरमैन बनाए गए, और जब उन्होंने उनके वजीर आला और वजीरों की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उस सब को लपेट के रख दिया और कौम के 98.5 करोड़ रुपए, यानी 1 अरब रुपए जाया कर दिया। और फिर फारिग जब अपनी बात आई कि जनाब ये नैब के कवानीन अकाउंटेबिलिटी, अब आपका हेलीकॉप्टर केस है, आप पर बिलियन ट्री सुनामी जो
अपना KPK में है, वो उसकी करप्शन सामने आई है। और उस वक्त के नैब के चेयरमैन ने यह ऐलान किया कि जनाब मालम जब्बा का रेफरेंस भी तैयार है और मेट्रो का रेफरेंस पेशावर का तैयार है। तो उसमें क्या किया कि रातों रात सदर अपना आरिफ अलवी साहब से एक ऑर्डिनेंस पास करवा लिया, जिसमें इमरान खान ने अपने आप को भी निकाल दिया, वज़राए आला को भी निकाल दिया, काबीना को भी निकाल दिया, और जनाब ब्यूरोक्रेसी को भी निकाल दिया। पीछे सिर्फ अपोजिशन रह गई। तो इसका यह मतलब है कि वो झूठ बोलते हैं। तीसरी बात मईशत की आपने की कि उन्होंने कहा जी मईशत, इनके आखिरी वजीर खजाना ने 1 अप्रैल को मुल्क के बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया रात 10 बजे, और उन्होंने कहा 1 अप्रैल 21 ये याद रखें, और शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम था, और कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसके बाद 17 अप्रैल को वजीर खजाना बने। जब ये वजीर खजाना से हटे, अभी अपना अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत खत्म हुई, तो मई में उन्होंने कहा इमरान खान के पास तो कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था। सही। अब इमरान खान साहब ने पहले भी 200 की टीम बनाई थी, बड़ी जबरदस्त के जी मैं 200 की टीम है, 200 माहिरीन की मैं 100 दिन में इनकलाब ले आऊंगा और 50 लाख मकानात बनाऊंगा और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। फिर आप देख लीजिए कि ठीक क्या है। सदीकुल फारूक साहब, पॉइंट आपका आ गया, इस पर रिस्पॉन्स लेने दीजिए मुझे। यावर साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, बार बार इस बात पर इसरार करना कि जो फौरी इलेक्शन है इससे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि सैलाब की सूरत हाल भी है, मुल्क के अंदर मसाइल बहुत गंभीर हैं। 3.5 साल में पहला ऐसा कौन सा इकदाम आप कोर्ट कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर यह क्लेम आपका सही है कि जैसे ही हम आएंगे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराचाहुम। सदीकुल फारूक साहब मेरे भाई हैं, लेकिन उनकी बातें एक ऐसे शख्स की है जो बौखलाए हुए हैं। वो सिवाय तीर अपने कानों आंखों के ऊपर पट्टियां बांध के मारने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं किया। अफसोस की बात यह है, बातें जो कि सच्ची बातें उनके अंदर नहीं थी ज्यादा। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। ये शौकत तरीन साहब की बात करते हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर को जो इम्पोर्टेड और एक कॉन्स्पिरेसी का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर है, उस शख्स को जिसके ऊपर 22 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, उसके और उसके बेटे पे, वो आज तक अदालत नहीं लगा सकी, क्योंकि ये कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। और फिर जब मौका मिला तो हमारे जो पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो 4 गवाह थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, यकबाद दी गए। और वो कैसे अल्लाह को प्यारे हुए, ये भी एक चीज इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। बात करते हैं कि नैब ने बोला, अभी हुकूमत में बैठे, फेडरल गवर्नमेंट में, जो चाहे जिसको चाहे उठाएं। खान को उठाना है उठा के दिखा दें, उठाएं तो सही ना, बातें ना करें। ये सिर्फ बातें करने के लोग हैं। जब यावर साहब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर आप अक्टूबर में सड़कों पे आते हैं तो खान साहब को भी अरेस्ट करेंगे हम। सुन लें, इंपोर्टेड वजीर आजम को जब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जब आजादो शुमार दिए, वो दंग रह गए कि आपकी मईशत 6% पे बढ़ रही थी, आपका GDP, आपका पर कैपिटल इनकम बढ़ गया था, आपकी इकोनॉमी का हुजम 386 अरब डॉलर था, आपकी एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर को पहले 10 महीने में क्रॉस कर गई, आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस 32 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.4% थी, आपकी सर्विसेज 5.4% पे थी, आपकी जो एग्रीकल्चर थी 5 बम्पर क्रॉप्स और वो 4.4% से तजावुज कर रही थी। ये वो आजादो शुमार थे जो हम लोगों ने तखमीना लगा के रखा था कि इतनी इजाफा होगा, उससे ज्यादा था। फिर नौकरियों की बात करते हैं, 55 लाख नौकरियां ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने बताया इनको। अगर ये लोग गूंगे बहरे बन जाए तो उनकी अपनी मर्जी है, अगर अदल और इंसाफ खत्म हो गया वो इनकी अपनी मर्जी है। 55 लाख नौकरियों के मौके बनाए गए, ये नहीं कि सालों को नौकरियां मिली। ठीक है यावर साहब, पॉइंट आ गया आपका। हमारे साथ लोगों की स्किल्स नहीं थी, स्किल्स नहीं थी। सूबाई वजीर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, तैमूर तालपुर साहब, उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, जो लंदन अभी मुलाकात हुई है वहाँ पर, उसके बारे में ये चामगोइयाँ की जा रही हैं कि अब अगले साल तक हुकूमत को अगर ड्रैग करना है आपने, तो इसके लिए प्लान फिर क्या होगा? तो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या सोच है? ऐसा कौन सा प्लान है कि आप इमरान खान साहब का जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त करके कंटिन्यू करें नेक्स्ट ईयर तक?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि ये चीज़ें डिसाइडेड है कि हुकूमत जो है अपना टेन्योर पूरा करेगी और ये कोई फायदा नहीं जल्दबाजी की बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, सियासतदानों को भी धमकियां देते हैं, इदारों को भी धमकियां देते हैं। तो इनकी धमकियों से बनना कुछ नहीं है। जो हमने डिसाइड किया हुआ है वही होगा। किसी की भी प्रेशर में आके हम बिल्कुल भी कोई हुकूमत चेंज करने वाले नहीं है। जो हमारा टेन्योर है वो तो अभी 1 साल का तकरीबन बाकी है, पर ये भी जहन में रखें कि अगर थिंग्स गो द वे वी वांट देम टू गो और अगर बेहतरी आई तो हम ये भी अगर चाहें तो वक्त बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमें कुछ चंद माह और इंक्रीज करने का, तो वो भी हम कर सकते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मैं समझता हूँ कि अभी ना ही हम इलेक्शन बिफोर टाइम अफोर्ड कर सकते हैं और जो मैटर करते हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी सारी वन पेज पर हैं कि इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह ताला टाइम पर होगा। तैमूर साहब, लेकिन बड़ी सियासी जमातों में क्या तरीके इंसाफ नहीं आती, क्योंकि 2 सूबों में उनकी हुकूमत भी है ना, और वो तो कंसिस्टेंटली प्रेशर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं अक्टूबर में सड़कों पर भी आएंगे, एहतजाज भी करेंगे और मेरी कॉल पर सबको बाहर आएगा। इनकी कॉल पे तो पहले भी लाखों आदमियों को आना था। कितना लोग बंदा निकला था वो तो आपके सामने ही होगा, कोई इतनी ज्यादा पुरानी बात नहीं। आपने अगर कैमरास को जरा रिवर्स करके निकालेंगे इनके जलसे का दिन तो आप देखेंगे कहीं पे 50 का मजमा, कहीं पे 100 का मजमा, तो कहीं पे 5 का मजमा, कहीं पे 10 का जमा। अब तो वो भी नहीं होगा, अब तो वो भी नहीं होने वाला। That is not going to happen. तैमूर साहब, अभी बाय इलेक्शन हुआ कराची में, पीटीआई जीती है, उसमें सियासी जमातें वो काउंट करती हैं जो सियासी जमातों के मेंबर्स नेशनल असेंबली में बैठे हों। तो यहाँ नेशनल असेंबली में तो इनके मेंबर्स मेरे ख्याल से नहीं रहे, सब इस्तीफा दे गए। लिहाजा जो असेंबली में होता है उनसे बात भी करनी चाहिए। और खान साहब भी तो इतना खास बात करने के मूड में नहीं है, सीरियस भी नहीं है, एक ही बच्चों की तरह जिद पर अड़े हुए हैं। लिहाजा उनको अपनी जिद पूरी करने दें और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो आए और जलसा करके दिखाएं, बंदे निकाल के दिखाएं, तो जरा धूम चरकड़ा हो जाएगा। हर किसी को इजाजत है, अगर अपने तरीके कार में रहेंगे, अगर कोई ज्यादती नहीं करेंगे, किसी को डैमेज नहीं करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, आम आदमी को तंग नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल लोग जितने रास्ते चलिए। ठीक है यावर साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर दीजिए गुफ्तगू को आप। यार तैमूर मेरा छोटा भाई है, मतलब तैमूर की बातों में मैं हैरान हूँ। कल जलसा हुए चकवाल में तादाद देख लें, कराची में इन 13 जमातों को उठा के दीवार के साथ हम लोगों ने मारा। मतलब कराची जैसी जगह में जहां पे लोग शऊर रखते हैं और ये 13 जमातें इकट्ठी हो गई। फिर तैमूर ने बात की कि मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज ना करें, वो सही बात नहीं। चैलेंज करना अच्छी बात किसी को भी नहीं होती। वो इसका मतलब ये कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि एक पेज पे आए। नेशनल असेंबली में इसलिए हम लोग नहीं हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ वो राय आए हैं लोगों की, इसलिए नहीं कि हम इनको मानते ही नहीं है। हम कहते हैं कि ये लोग चोर दरवाजे से आए, अमेरिका की पुश्त पे बैठ के आए, हम इसलिए इनको बिल्कुल कतन नहीं मानते हैं। इन लोगों ने 2 नंबरी की आके, इन लोगों ने नैब का बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी हर चीज को एक साइड पे उठा के फेंक दिया। सिद्दीकुल फारूक साहब ने पेशावर की बीआरटी की बात की। प्लीज खुदा का वास्ता है सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपको मिन्नत कर रहा हूँ, आप नैब में लेके जाएं, उठाएं उसके, आप मालम जबा को उठाएं प्लीज। मतलब ये बातें खत्म करें ना। हम तो आपके जो पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के खिलाफ केसेस बनाए थे और आप लोगों के खिलाफ हम तो उन्हीं को टच फिलहाल कर रहे थे। हमने तो नए केसेस अभी तक टच भी हमने नहीं किए खास। लेकिन एक बात बता दूं कि जो लोगों का अवाम का प्रेशर है, इतने बुरे हालात में आप देखें जैसे लोग हमारे पास हैं और जिस तरीके से 60% अफराद जर बढ़ चुका है, 60% पे है, ये 45% तो खुद मानते हैं। यावर साहब, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ है? आपने कहा ना हम पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो आपकी गैर मौजूदगी में नैब के बिल पास हो रहे हैं जिससे 50 केस खत्म हो गए हैं अभी रिसेंटली, तो इसका फायदा तो फिर आपको नहीं हो रहा। देखें, इस बात का अवाम देख रही है ना। तैमूर साहब ने बात की कि सर अवाम ने आपको वोट भी दिया था ना कि आप उनका केस लड़े। जो लोग बैठे होते हैं ना, देखिए नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे होते हैं वो मोहताज हैं उस भीख के जो अवाम डालती है उनको उनकी झोलियों में, और तब ये जाके नेशनल असेंबली में बैठते हैं और हम सूबाई असेंबली में बैठते हैं। हम लोग इनके नुमाइंदे जरूर हैं, लेकिन 5 साल के बाद हम जाके भीख मांगते हैं, भिखारी हैं, लेकिन हम अपनी हकीकत भूल जाते हैं। आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, सिद्दीकुल फारूक साहब, आप जी सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछ लेते हैं ना, जो नैब का अभी सारा मामला हुआ है। एक सेकंड, ठीक है यावर साहब, कंप्लीट कर लें। हम लोगों ने फैसला कर लिया, जिस दिन हमने फैसला कर लिया इस्लामाबाद लॉकडाउन हो जाएगा,
और जहां तक बात है कि पिछली दफा बंदे नहीं निकले, जितना जुल्म और बर्बरियत की इन लोगों ने, अगर हम इनके एक काफिले पे करते ना जब हम हुकूमत में थे, तो इनके 100 बंदे भी ना होते, हमारे तो फिर भी इस्लामाबाद पहुंच गए सारे। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, इस्लामाबाद बंद होने जा रहा है, पहले तो जो बात उन्होंने की है उसको रिस्पॉन्ड कर दें, और जो नैब की लेजिस्लेशन आपने की है, 50 केस आपने बंद करवा दिए हैं, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अपना सैयद मुजम्मिल साहब, आप भी सैयद हैं, यावर बुखारी साहब भी कहते हैं मैं सैयद हूँ। मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया प्रोग्राम, बिस्मिल्लाह, और यावर बुखारी साहब ने साथ माशाल्लाह दुरूद शरीफ भी पढ़ा। मैंने जितनी बातें की, इनमें अगर एक बात भी गलत की हो तो मुझ पर लानत, और अगर जो मेरी दुरुस्त बातों को गलत कहते हैं तो उनका मैं मामला खुदा पर छोड़ता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा 22 अरब के केसेस दोनों पर, वो तो जब उनकी जमानत में उसी अदालत ने लिखा तो 5 करोड़ रुपए पे आया, और उन्होंने लिखा है कि सबूत उसके भी नायब ने नहीं दिए। ये यावर बुखारी साहब को नहीं पता। नहीं सिद्दीक भाई, ये अलग केस है। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो अलग है। नहीं, सबर करें बात। जी बोले आपकी हुकूमत के बनाए केसेस तो आज जनाब अली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब जो है वो पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जरा रुके, जरा सबर करें। तीसरी बात जो है वो इन्होंने बम्पर क्रॉप की थी। जब 18 में इन्होंने हमसे हुकूमत ली तो मुल्क में गंदुम भी सरप्लस थी, चीनी भी सरप्लस थी, और इन्होंने ज़र मुबादला कमाने के लिए वो एक्सपोर्ट की, और इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट की कि मुल्क में शार्टेज हो गई। फिर क्या हुआ? फिर 2 और 3 गुना कीमत पे इन्होंने इंपोर्ट की, फिर वो ज़र मुबादला रह गया बीच में। नहीं, वो आटे चीनी की रिपोर्ट भी आई, जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आया उसमें, वजीर आजम का नाम आया, वजीर आला का नाम आया, फलां का नाम आया, और कहा जी इंक्वायरी कराएंगे। वो इंक्वायरियां उधर ही टाई फिश हो गई। तीसरी बात, बम्पर क्रॉप का इन्होंने दावा किया, फिर पता चला 3 मिलियन टन 60 लाख मन गंदुम हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। कौन सी बम्पर क्रॉप है भाई? हमसे आपने ली सरप्लस, आपने बम्पर क्रॉप करके 60 लाख टन की कमी। अजीब आदमी है यार आप लोग, झूठ बोलने में भी आपको खुदा का खौफ भी नहीं होता। उसके बाद की बात सुने, आपने ये कहा कि नैब के कवानीन का हमने बेड़ागर किया। भाई मैंने अभी कहा कि इमरान खान ने अपनी जान बचाने के लिए सदर आरिफ अलवी को एक बिल भेजा, और वो पास हो गया ऑर्डिनेंस, और उसके तहत वजीर आजम इमरान खान ने अपने आप को नैब से बाहर निकाल लिया, अपने वज़राए आला को बाहर निकाल लिया, अपनी काबीना के मेंबरों को बाहर निकाल लिया, ताजरों को भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि कह दिया कि अब ताजरों को नहीं छेड़ना, क्योंकि पहले जो कुछ आपने कर बैठे थे वो कर बैठे। फिर आपने जनाब अली सिर्फ एक अपोजिशन रह गई, और लेकिन सर आपने 50 करोड़ से कम के केस की इन्वेस्टिगेशन पे ही बैन लगा दिया, और साथ साथ आपने एसेट की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। उसका फायदा किसको हुआ है? मैं इसका जवाब दे रहा हूं ना। अच्छा, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के कवानीन के बारे में जो कहा, ड्रैकोनियन लॉज, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो कानून है उसमें जो इल्जाम लगाता है वो ही साबित करता है। आप कहते हैं हम इल्जाम लगाएं तो साबित जो है आपने करना है कि आप बेगुनाह हैं। कमाल है, जब आप इल्जाम लगाते हैं, ये खुदा और खुदा के रसूल का कानून है। ये जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने का दावा यावर बुखारी करते हैं, ये उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। उसके खिलाफ कानून बना हुआ हो और उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस और फैसलों की रोशनी में, जिस पे बहुत सी चीजों पे इत्तेफाक हो चुका हो, इनके वजीर कानून उसने कहा कि अब जो नैब के कवानीन जो उसमें गलत चीजें हमने निकालनी है, तो फिर कहते हैं जी नैब ठीक है सर, ये नैब के कवानीन पे तैमूर तारपुर साहब से भी जवाब लेंगे, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी नैब कवानीन से मुतल्लिक, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हमेशा से जो PDM की जमातें हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि नैब को जो है वो सियासी हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में जो मैदान है वो खाली छोड़ा है, तो उसके बाद नैब में जो तरामीम थी उसका बिल पास हुआ, और उसके तहत ये नई लेजिस्लेशन सामने आई हैं जिसके तहत 50 केसेस जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो इसी पर बात हो रही थी। सदीकुल फारूक साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो नैब कवानीन की बात हो रही थी इससे पहले,
इस पर तो अब तनकीद यही है कि आपने अगर अपोजिशन की गैर मौजूदगी में एक बिल पास कर लिया है तो इसकी लेजिटिमेसी क्या है और कितनी देर तक ये चल सकता है? लेजिटिमेसी तो जो आइन कहता है वो यही है कि पार्लियामेंट में मौजूद जो मेजॉरिटी होगी वो पास करेगी। आपने खुद ही कह दिया कि अगर इन्हें इतना ख्याल था, फर्ज करें अगर ये समझते हैं कि हम रोक सकते हैं तो इनको वहां मौजूद होना चाहिए था। इनकी गैर मौजूदगी में भी कानून तो इस तरह ही है। ये लंदन में या बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हों, भारत हो, बांग्लादेश हो, कानून तो यही है और आइन भी यही है। अब दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कि अर्ज किया कि ये जो नैब के कवानीन में इन्होंने रातों रात आर्डिनेंस खुद नाफिज किया था और अपने आप को निकाला था, उसके बारे में किसी का क्या ख्याल है? नहीं, वो इमरान खान खान साहब का अपने कहना एक ये है मुल्क कि और नैब दो मेरे कानून- कंट्रोल में रही नहीं और वो ना कभी मेरे अंडर उसने काम किया है। हमेशा यही कहा, फलां को पकड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जेल में डालूंगा, तो ये जेल में मैं डालूंगा और मैं नहीं ठीक है छोड़ूंगा। सदीकुल अगर फारूक साहब, नैब तैमूर तारपुर इनके साहब से कंट्रोल जवाब में लेकर आपकी जानिब आता हूँ। तैमूर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर जो नैब लेजिस्लेशन की है आपने? इस पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप अपने फ़ायदे के लिए, सलीम मांडीवाला साहब हों या और लोग हों, आपकी पार्टी के लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं इस कानून से। देखिए जी, मैं नहीं समझता कि कोई फायदा उठा रहा है। हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर समझता हूँ कि जिनके साथ ज्यादतियां होती थी अब उनके साथ ज्यादती नहीं हो सकेगी। हम ये चाहते हैं कि नैब का जो कानून है वो इस्तेमाल हो, पर वो इस्तेमाल हो उन पर जो रिश्वत खाते हैं, लेते हैं, देते हैं। हमारी वो इमरान न्याजी वाली पॉलिसी नहीं है कि जिसको भी बंद कर दो, भी बंद कर दो, इसके तो जेल से एसी हटा दूंगा, इसके लोग पर गोली मार दूंगा। तो बड़ी घटिया बातें हमने सुनी, जो कि वैसे इतना भी रवायत इस किस्म की थी नहीं। उस रवायत को बिल्कुल ही बता दिया खान साहब ने। तो मैं समझता हूँ अब कानून बेहतर हरकत में आएगा, बेहतर काम करेगा। जो तैमूर साहब, 50 करोड़ से कम की चोरी नहीं होती क्या? 1 रुपए की चोरी भी चोरी होती है, पर उसके लिए हमारे पास इदारे हैं। एंटी करप्शन का इदारा है, FI हमारे पास है। हमारे पास हर चीज में नैब के अलावा सारी कॉन्स्टिट्यूशनली चीज सिक्योर है। आप एक काम एक इदारे को दे रहे हो और एक दूसरा काम आप दूसरे इदारों को दे रहे हो, जो आपस में हमेशा से कोऑर्डिनेशन में चले और अभी कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। सही, और ठीक है। मुझे तो हैरत होती है जब बात करते हैं हमें अमेरिकी गुलाम बनाने की, और वहाँ पे लाखों डॉलर इमरान न्याजी अमेरिका के साबिका सफीरों को दे रहा होता है कि किसी तरह मैं पैरों पे हाथ रखता हूँ अमेरिका के, मुझे माफी दिला दे अमेरिका से, मैं अमेरिका के साथ चलना चाहता हूँ। वही खान साहब जो हम पे इल्जाम लगाता है अमेरिकी होने का, गुलामी तो वहां से आपको नजर आती है। आप देखते हैं, मुझे खुद जो मालूम है जाती तौर पे और सब आपको पता है, जिस तरह से इमरान न्याजी मिन्नतें कर रहा है अमेरिकन सफीर को मिलने की, जिस तरह से उसको तरले उसके छुए जा रहे हैं, तो वो सब हमारे सामने। तो ये अवाम बेवकूफ नहीं बन सकती, अवाम हर चीज देखती है, अवाम हर चीज समझती है। सदीकुल फारूक साहब, आप कंटिन्यू कर लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे सिद्दीकुल फारूक को देखें कि ये जो नैब के कवानीन मौजूद थे, इसके तहत मुझे उठाया जब मैं चेयरमैन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन था और मुझे उन्होंने डंप किया, और सुप्रीम कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम सिद्दीकुल फारूक को डंप करके भूल गए थे और हम माजरत खां हैं। और फिर उन्हीं कवानीन का इस्तेमाल करके मुझे 5 साल की सजा दी, 2 लाख जुर्माना किया। किस बात में? कि 1,05,000 का जो मैंने एंटरटेनमेंट फंड, जो 5 लाख का मेरा इख्तियार था, वो खर्च किया था सहाफियों को दावतें देने पे, एक रिटायरिंग जनरल मैनेजर को कालीन देने पे। मुझे इन्होंने 5 साल की सजा दी और फिर मुझे इंसाफ कितने अरसे के बाद मिला? 9 साल के बाद मुझे सारे इल्जामात से बरी कर दिया। लेकिन कितना, 2 साल जेल भी काट ली और 9 साल बाद वो उसी नैब के कानून में तरमीम हुई। नंबर 1। नंबर 2, मेरे दोस्त कॉल देने की बात करते हैं। भाईजान आप कॉल दें, हमने 25 मई को भी देखी, हमने ये 10 दिन पहले। सदीकुल फारूक साहब, लेकिन इस्लामाबाद अगर बंद होता है, कैसे कंट्रोल करेंगे सूरत हाल को, आप ये बताइए। इस्लामाबाद, मेरी बात सुन लें मुजम्मिल साहब,
इस्लामाबाद अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान में ये जुर्रत ही नहीं है कि वो बंद कर सके, नहीं होगा। मेरी ये बात लिख लें। दूसरी होगा। बात ये है अच्छा। कि मेरे भाई यावर बुखारी साहब कहते हैं ये चोर दरवाजे से आए हैं। इमरान खान की तकरीर निकाल लें। उन्होंने कहा मुझे अक्टूबर 21 में पता चल गया था कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद ला रहे। नंबर 2, जरदारी साहब ने ऐलान किया था 19 दिसंबर 2019 को कि हम इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाएंगे। तो फिर मुझे ये बताइए ये चोर दरवाजा किधर से आ गया? ठीक है सर, जवाब तीसरी बात, ले लेते हैं। आजादी मुल्क जी। आजादी सुन ले और बात, मुल्क को ये आजादी बड़ी अहम बात है, मुल्क को आजादी दिलाएंगे। ट्रंप ने जब अभिनंदन जो भारतीय जारहियत थी वो पायलट हमने गिरफ्तार किया, ट्रंप ने वाशिंगटन में ऐलान किया कि 8 घंटे के बाद आपको इस्लामाबाद से अच्छी खबर मिलेगी इंडिया के बारे में। इमरान खान ने 8 घंटे के बाद अभिनंदन को रिहा कर दिया। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। यावर बुखारी साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और दूसरा जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, और कहा यह जा रहा है कि खान साहब ये कह रहे हैं मैं हुकूमत में मौजूद नहीं हूँ लेकिन फिर भी आर्मी चीफ मेरे कहने पे लगना चाहिए, तो इसकी क्या बुनियाद है ये बात करने की? नहीं, खान साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की है। एक बात ये, नंबर मैं पहले तैमूर तारपुर की बात को जरा क्लियर कर दूं। तैमूर तारपुर को नहीं चाहिए कि अगर मैं जरदारी को कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ तो खान साहब के बारे में भी थोड़ा सा बंदा एहतियात करके बात करता है नेशनल टेलीविजन की तरफ। जो कुछ इन लोगों ने दादू के साथ किया भी सैलाब के दौरान, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के चीफ को दिखाने के लिए, जिस तरीके से शर्जील मेमन ने अपनी जमीन बचाई और सैलाब जो है गरीब लोगों को तबाह किया, जिस तरीके से इनके पास गंदम तबाह हुई, जिस तरीके से ये लोगों ने सिंध की पिछले 50 साल से तबाही की हुई है, वो दुनिया देखती है। अभी आप लड़काना भी चले जाए, लोगों से पता करें तो वो कहते हैं कि इन लोगों को, इन डाकुओं को, इन चोरों को है ना हमने वोट नहीं देना है। तो ये वो बातें हैं कि जो अवाम कर रही है ना, नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में जो बैठे हुए वो उन अवाम के मोहताज हैं। जहां तक सिद्दीकुल फारूक साहब ने बात किया, अच्छा तैमूर की मैं एक और बात का जवाब दे दूं कि हम लोगों ने कहीं भी किसी अमेरिकी सफीर की कोई रिक्वेस्ट हमने डाली भी नहीं है कि फोन पे बात करें। ये बिल्कुल ये यहाँ पे आके बात यावर साहब, साबिक सफीर से मुलाकात तो हुई है ना, फवाद चौधरी साहब ने डिनाई किया, खान साहब ने एग्री कर लिया। पूरी बात सुने, कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मैं दावे के साथ तैमूर साबित कर दे एक बात। नंबर 2, जहां पे आपने बात की साबिक सफीर से, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम उनकी गलत पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। जहां पे भी गलत पॉलिसी होगी, जहां पे भी वो मुल्क के अंदर अदम एतमाद की तहरीक के अंदर वो पैसा भी देंगे, वो सपोर्ट भी करेंगे, उनका ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे कोई पार्टी मिलके, चाहे 50 पार्टियां मिलके अदम एतमाद करें, वो इनका कानूनी हक है। जब बाहर से मुदाखलत होती है और वो कहते हैं कैसे करो, क्योंकि ये रूस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमारी बातें नहीं सुन रहे, क्योंकि अड्डे नहीं दे रहे, इनके आते ही अफगानिस्तान पे हमला हो गया। कैसे हुआ किसी को नहीं पता है, सबको पता है कैसे हुआ। इन लोगों ने इजाजत दी क्योंकि ये लोग पिट्ठू हैं बेसिकली। इनकी क्योंकि जायदादें बाहर हैं, जरदारी साहब की कर लें, ये शरीफों की कर लें, इनकी जायदादें बाहर हैं। जिनकी जायदादें बाहर होती हैं वो मोहताज होते हैं उन हुकूमतों के जिनके पास उनके एसेट्स मौजूद होते हैं। तो ये बातें हमें ना सिखाएं कि ये लोग क्या हैं और वो क्या हैं। जहां तक सिद्दीकुल फारूक ने बात की कि जो एक बंदा कहे कि मैं सैयद हूं और वो बात इस तरीके से करे, दावा करते हैं, तारीख में जाके उन लोगों के बारे में जो किस्से मौजूद हैं पढ़ लें जाके जरा, तो आपको एहसास होगा कि आपको ऐसी बात नहीं। ठीक है यावर साहब, ये बता दीजिए ना, वो जो आर्मी चीफ, नहीं करता हूं, मेरे पास सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास शजर है, मेरे नाना रसूल अल्लाह है, मेरे दादा मौला। सर पर्सनल ना किया जाए इस डिबेट को, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ की तैनाती पर रहना, उस पे फजूल की बातें होती है ना, वो फिर मैं क्लियर करूंगा। जहां तक बात है कि नैब के कवानीन जो चेंज ये दावा कर रहे हैं ना, वहां पे कहीं भी किसी जगह भी हुकूमती लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया। सही, ये दिमाग में बात डालें। ये लोगों ने जो काम किया वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो लोगों ने अपनी जात को, क्योंकि ये आए थे हुकूमत में एनआरओ लेने के लिए, अपने चोरियां छुपाने के लिए, अपने डाके छुपाने के लिए, ये इसलिए हुआ है। इन लोगों का वो इंडिया से जो 2 प्लेन आए थे, मुझे बताया सेकंड फ्लाइट के ऊपर सूटकेसेस डॉलर्स के भर के नहीं गए थे क्या? ये नहीं पता है हर किसी को। सिद्दीकुल फारूक साहब, लास्ट मिनट है, आप रिस्पॉन्ड कर दें इसको। नहीं, एक सेकंड, आपने इनको बहुत टाइम दिया था। मेरी बात ठीक है। जहां तक बात करते हैं कि इमरान खान साहब में दम नहीं है, मैं कहता हूं किसी के बाप में दम नहीं है। अगर अवाम बाहर आ जाए, और अवाम आती है बाहर, ये सर पॉइंट आ गया आपका, रखा हुआ है ना, ये निकाल दे कि आप लोगों का ये शक है ना कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। हम अपने वक्त पे
अपनी मर्जी से करेंगे। आपके ये झूठे राणा सनाउल्लाह जैसे बदमाशों की बातें सुन के हम नहीं आएंगे, हम अपनी मर्जी से आएंगे। जी सदीकुल फारूक साहब, राणा सनाउल्लाह के बड़े भी आ जाए, फिर हम आपको बताएंगे। जब इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई, इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई तो कहा मैंने तो टैक्स बचाया है। अच्छा, ये जो ऑफशोर कंपनियों में माल रखा है इमरान खान ने, ये हलाल का माल है और ये पाकिस्तान में है या पाकिस्तान? ये बात तब है जब वो खिलाड़ी थे। आप जरा बात को सोच के करें, वो खिलाड़ी थे। आपके लोग कहते हैं अगर मेरे असासे मेरे आमदन से ज्यादा है तो आवाम को क्या मसला है? तो मतलब खुदा का वास्ता एक लीडर ये बात कर रहा है। ठीक है, यकीनन जो केसेस बनाने का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। बहुत शुक्रिया सैयद यावर बुखारी साहब, सदीकुल फारूक साहब, तैमूर तालपुर साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।